Hello everyone, welcome to another video of Quick Counter Tutorial. Today we are going to study हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ देखे थे, तो आइए पहले कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए अपन कैरोस एसिड का। किसका? कैरोस एसिड। कैरोस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO5। H2SO5। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं अपन। तो S डबल बॉन्ड हो OH, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पर इसे परऑक्सी लिंकेज होता है H2SO5 कैरोस एसिड। ठीक है, ये एसिड है, तो हमने क्या किया, इसका एक H+ डोनेट करवाया है। ये क्या किया, इसने H+ डोनेट किया। ये वाले पार्ट से ये क्या करेगा, इसने हमने मान लिया जाए H+ डोनेट करवा दिया इस वाले पार्ट से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया Ka1। क्या लिख लिया? Ka1। तो जब इसने पहली बार H+ डोनेट किया तो ये कुछ स्टेप से हो गया। H डबल बॉन्ड हो परऑक्सी लिंकेज के साथ OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O-, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो अभी यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता दिख रहा है। OH हाइड्रोजन बॉन्डेड O-, OH हाइड्रोजन बॉन्डेड O-, यहाँ पर। तो इसमें कितने मेंबर रिंग बन गए? 1 2 3 4 5। क्या 5 मेंबर रिंग बना है? क्या 5 मेंबर रिंग बना है? ये क्या है? मोनोवेलेंट एनायन ऑफ कैरोस एसिड। क्या ज्यादा स्टेबल फॉर्म है? क्या कैरोस एसिड ज्यादा स्टेबल फॉर्म है? क्या लग रहा है इसमें? इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या लग रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। कितने मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है? 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है। तो चूंकि ये Ka1 देखते हैं यहाँ पर से, जब इसने पहली बार H+ डोनेट करा तो क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा। क्या होने लगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये दूसरी बार H+ फिर से डोनेट करेगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इसीलिए इस एसिड का Ka1 जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है किससे? Ka2 से। क्यों? क्योंकि पहली बार H+ डोनेट करने के बाद जो एनायन बन रहा था वो स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब दूसरी बार फिर से H+ डोनेट होगा तो क्या इस वाले पार्ट से H+ यहाँ से निकलेगा, इस वाले पार्ट से, और उसके बाद फिर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये है कैरोस एसिड। ये क्या है? कैरोस एसिड। एक बार देखते हैं दूसरे वाले पार्ट से, हम इससे फिर से एक बार H+ डोनेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर से इसने क्या कर दिया, H+ डोनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया होगा? ये Ka2। यहाँ पर इस H+ को डोनेट करने के लिए क्या आपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना पड़ेगा क्या? तो मतलब ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वो पार्ट शो नहीं करना चाहता। तो ये क्या हो गया? O-, और यहाँ पे भी क्या हो गया? O-। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, पहला H+ ये आसानी से डोनेट कर देगा, इसीलिए कि इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा किससे? Ka2 से। ठीक है क्या? ये हो गया कैरोस एसिड का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। मान लिया जाए एसिटो एसिटिक एस्टर। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं? एसिटो एसिटिक एस्टर। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? ये है कीटो फॉर्म। अगर आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा होगा तो आपने वहां पे देखा होगा, क्या टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म होता है और इनॉल फॉर्म होता है। ये कीटो फॉर्म है। एक बार हम क्या करते हैं, इसके इनॉल फॉर्म को बनाते हैं। किस फॉर्म को बनाते हैं? इनॉल फॉर्म को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप से हम इसको लिख रहे हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C
यहाँ से CH3 O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या H, ठीक है। और यहाँ पर इससे क्या निकला हुआ था C2 O, और क्या निकला यहाँ से C2H5, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे H है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या यहाँ पर OH डबल बॉन्ड हो, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। कितना मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। क्या 6 मेंबर रिंग बन रहा है क्या? 6 मेंबर रिंग बन रहा है। ये है इनॉल फॉर्म इसका है। क्या है इसका? इनॉल फॉर्म है। कैसे हमने बनाया ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे C2H5, यहाँ पर C2H5, यहाँ पे C2H5, ये O से कनेक्टेड है, ये O से कनेक्टेड है, ये कार्बन से, ये O क्या कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी O कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O निकला हुआ, ठीक है, डबल बॉन्ड O निकला हुआ। इस कार्बन से क्या CH2 निकलेगा क्या? तो हमने यहाँ पर से CH2 निकाल लिया। अभी यहाँ पर से क्या कर लिया, इसको टॉटोमेराइज कर दिया है। इसको क्या कर दिया है? टॉटोमेराइज कर दिया है। तो ये चला गया यहाँ पर और ये H आ गया है यहाँ पर, तो इसीलिए ऐसा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है क्या? तो ये है इनॉल फॉर्म। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी क्या? ये क्या होने लगा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और ये क्या है? लेस स्टेबल। ये क्या है? लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही थी और नीचे वाले इनॉल फॉर्म में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा था। तो इस कारण से क्या हो गया? ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। अब अपन आते हैं कि थर्ड वाले पार्ट पे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या? मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, काफी फेमस एग्जांपल है ये। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा मैलिक एसिड एंड ये एप्लीकेशन भी है फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है? पॉइजनस होता है। मैलिक एसिड क्या होता है? पॉइजनस होता है, ठीक है। ये होता है सिस फॉर्म और ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्या? एक बार हम मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिस फॉर्म है। यहाँ पे COH, यहाँ पे COH और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये है अपने पास क्या? मैलिक एसिड, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, पहली बार जब इससे H प्लस डोनेट करवाया, ये एसिड है, एसिड है तो क्या H प्लस डोनेट करेगा क्या? K1 करवाया इसका, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा C डबल बॉन्ड C H H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया क्या? और यहाँ पर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O H। तो अब हम यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे OH O माइनस बन रहा है क्या? OH O माइनस, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने मेंबर रिंग बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 मेंबर बन रहा है क्या? 7 मेंबर रिंग बन रहा है। तो ये क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया। कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है? इस वाले जोन में OHO, ये दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन। तो इससे क्या हो गया? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये स्टेबल फॉर्म हो गया क्या? स्टेबल फॉर्म। ये फर्स्ट आयनेशन कांस्टेंट पहला H प्लस डोनेट करने के बाद। अब एक काम करते हैं क्या, एक बार और क्या करते हैं, इससे H प्लस डोनेट कराते हैं। एक बार इससे क्या करते हैं? H प्लस डोनेट कराते हैं। तो क्या K2 लिखा है क्या? इस बार K2 लिखाएगा। तो इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है क्या?
नो एच बॉन्ड, नो एच बॉन्ड, दिख रहा है क्या? ये ऐसा। एक काम करते हैं हम, अब क्या करें, अच्छा ये वाला ये क्या हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, एच बॉन्ड मोर स्टेबल, ये क्या है, मोर स्टेबल मोनोवेलेंट एनायन ऑफ क्या, मैलिक एसिड, ये हो गया मोनोवेलेंट एनायन ऑफ मैलिक एसिड। क्या ये पहला पहला स्टेप तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल हो रहा था, क्या ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है क्या, तो ये स्टेप क्या होगा, कम होगा, फास्ट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर से क्या लिख दिया, मैलिक एसिड के लिए, ये क्या था, मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड के लिए क्या, K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2, ये तो हमेशा ही होता है, कोई भी एसिड जब क्या होता है सब्सिक्वेंट आगे वो जब टूटता है H+ डोनेट कर जाता है, तो K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 वगैरह ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा आयनिक में, आयनिक में कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह ये सब। तो ये K1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, K2, ठीक है। इसको कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, H2M, H2M, M मतलब मैलिक एसिड, इसने पहला पार्ट में क्या किया, H+ डोनेट कर दिया, H+ डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, H प्लस प्लस HM माइनस, H प्लस प्लस HM माइनस। अभी अगला क्या होगा, अगले ये क्या हो गया K1, ये क्या हो गया K1 आयनेशन कांस्टेंट 1, और अगले स्टेप में क्या होगा, HM माइनस डिसोसिएट होगा, ये क्या हो जाएगा H प्लस प्लस M2 माइनस, ये क्या हो गया K2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया क्या, तो ये पहला ये क्या था, K1 इज ग्रेटर देन K2 होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2। क्या इसमें खासियत है, क्या इसका, इसने जब पहली बार H+ डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे H बॉन्ड के थ्रू वो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार फ्यूमेरिक एसिड देखते हैं, क्या देखते हैं, फ्यूमेरिक एसिड देखते हैं, तो हम फ्यूमेरिक एसिड बनाते हैं, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है इसका, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया COOH, यहाँ पे लिख दिया COOH, ये H, ठीक है क्या, इससे पहली बार H+ डोनेट करा दिया तो क्या हो गया K1, ये कुछ स्टेप्स बन गया, C डबल बॉन्ड C, COO माइनस, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो गया COOH, ऐसा, ठीक है। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या, नहीं, नो H बॉन्ड, नो H बॉन्ड, ठीक है। अभी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से एक बार इसे H+ डोनेट करा देते हैं, तो C डबल बॉन्ड C, हाँ यहाँ पर COO माइनस, यहाँ पर COO माइनस H, ठीक है क्या, इसका भी K1 इज ग्रेटर देन K2 होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2 का, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या, इसका ये इसका हम लोग लिखते K1 फ्यूमेरिक, K2 फ्यूमेरिक, ठीक है क्या, K1 फ्यूमेरिक और K2 फ्यूमेरिक। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे, मैलिक एसिड से, मैलिक एसिड से कंपेयर कर रहे हैं, क्या, मैलिक एसिड का K1 मैलिक इज ग्रेटर देन K2 मैलिक। क्या K1 मैलिक, इसलिए इसमें क्या हो गया था कि अब हम दोनों का कंक्लूजन लिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों का कंक्लूजन लिख रहे हैं, K1 मैलिक क्या स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या K1 मैलिक एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी के कारण से वो क्या हो गया था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे लिखा K1 मैलिक इज ऑल्सो ग्रेटर देन K2 मैलिक, ये तो होता ही होता है। अब हम कंपेयर करें मैलिक और फ्यूमेरिक में, मैलिक वाला क्या था, यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या, द वैल्यू ऑफ K1 फॉर मैलिक एसिड, फॉर मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन, इंपॉर्टेंट है ये, इज ग्रेटर देन
is greater than fumaric acid. Fumaric acid. क्यों? Because the anion formed by malic acid is stabilized through intramolecular H bonding. Intramolecular H bond. Intramolecular H bonding. However, यहाँ पे so एक और चीज लेते so release of H plus ion is easy. ठीक है क्या? रिलीज ऑफ H plus ion is easy. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा था. However, release of release of second H plus ion from malic acid, second H plus ion from malic acid. However, release of second H plus ion from malic acid is difficult. Because the acidic hydrogen is involved in hydrogen bond. Is involved in H bond. लिख ले क्या? So it is not released easily. So it is not released easily. Thus Ka2 for malic acid is less than fumaric acid. Is less than K2 of fumaric acid. ठीक है क्या? तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला है? Ka1 of malic acid is greater than Ka1 of fumaric acid. ठीक है. Ka2 of malic acid is less than Ka2 of fumaric acid. ये कंक्लूजन है. ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था, जो चीज मैंने आपको लिखाई है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि इसमें सबसे पहले जो मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो पहला K1 वाला पॉइंट था, पहली बार जब उसने H+ डोनेट कर दिया,
तो ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया था, ज्यादा स्टेबल हो गया था, इसीलिए ये वैल्यू ज्यादा आई K1 की। लेकिन इसकी Ka2 की वैल्यू ज्यादा क्यों नहीं आई, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन अब निकलना ही नहीं चाह रहा, तो ये H+ डोनेट ही नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए Ka2 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इससे Ka2 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और सिमिलरली इसी तरह हमने फ्यूमेरिक एसिड में क्या देखा कि, लेकिन इसमें फ्यूमेरिक एसिड में ये ट्रांसफॉर्म था, ये क्या था, फ्यूमेरिक एसिड, यहाँ पे ये क्या, ट्रांस, ठीक है। इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, इंटरमोलर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ पे इंटरमोलर और Ka2 में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, इसलिए इसने आसानी से पहला H+ भी डोनेट कर दिया, दूसरा भी H+ डोनेट कर दिया। लेकिन इसने मैलिक एसिड का पहला H+ डोनेट करना ज्यादा पावरफुल था, क्यों, क्योंकि वहां पे इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी थी, इस कारण से। लेकिन वो दूसरा H+ डोनेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले से ज्यादा स्टेबलाइज हो गया था। लेकिन ये दूसरा H+ भी क्या कर देगा, डोनेट कर देगा इजीली। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा है क्या, कि वैल्यू ऑफ K1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन फ्यूमेरिक एसिड because the anion formed by malic acid is stabilized through intramolecular H bonding। जो एनायन फॉर्म हो रहा था मैलिक एसिड का Ka1 के बाद, वो क्या था, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया था, स्टेबलाइज हो गया था, इसलिए रिलीज ऑफ H+ आयन इज इजी। और हाउएवर रिलीज ऑफ सेकंड H+ आयन इन फ्रॉम मैलिक एसिड इज डिफिकल्ट बिकॉज द एसिडिक हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या जो पहला H+ निकलने के बाद जो वो बना था मैलिक एसिड का एनायन, वो ज्यादा स्टेबलाइज पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हो गया था, इसलिए वो दूसरा H+ डोनेट करना नहीं चाहा, क्योंकि उसका H बॉन्ड क्या हो रहा था, टूट जा रहा था, इसी कारण से। इसलिए Ka2 ऑफ मैलिक एसिड क्या हो गया, कम हो गया है Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड से, ठीक है। अब ये हो गया, कुछ और दो तीन चीजें पे आते हैं, क्या, एक नोट लिख लीजिएगा, नोट है यहाँ पर हमने लिखा नोट, aqueous solution of acids, aqueous solutions of acid and bases are found to contain H5O2 plus and H3O2 minus ion respectively, ये क्या बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन जो होगा एसिड और बेस का, वो क्या कंटेन करेगा, H5O2 प्लस आयन और H3O2 माइनस आयन। किस कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। कैसे, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या, कि आपने क्या कर लिया, ये H यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया क्या, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लिया है, H2O ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या ये HO और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। किससे कनेक्ट कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ पर इसको इससे ऐसे कनेक्ट कर लिया, OH और O, यहाँ पे OHO, तो ये कौन सा आयन बन गया है, H5O2 प्लस एंड क्या, बेस होगा, बेस अगर होगा तो बेस के पास क्या होगा, OH माइनस, क्या, OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपने क्या कर लिया, HOH, ऐसा हो गया क्या। तो यहां पर से अगर हम देखेंगे तो ये क्या किससे कनेक्टेड होगा, ये किससे कनेक्टेड होगा, यहां पर से अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, क्या, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, क्या, O माइनस H, ठीक है, यहां पर से हाइड्रोजन बॉन्डेड HOH, क्या यहां पर O माइनस
O माइनस, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है OH H2O के, ये बेस के साथ हो रहा है क्या, कौन सा आयन बन गया है H3O2 माइनस आयन। और ये क्या है एसिड के साथ, ये क्या है एसिड के साथ H3O प्लस बन गया है और एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए H2 हमने कंटेन कर लिया तो क्या बन गया H5O2 माइनस। तो यही यहाँ पर लिखा है क्या कि अगर एसिड का सॉल्यूशन रहेगा उसका एक्वस सॉल्यूशन तो H5O2 प्लस आयन बनेगा और अगर बेस का सॉल्यूशन रहेगा तो H3O2 माइनस आयन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं क्या इससे कुछ और इंपॉर्टेंट एक दो तीन एप्लीकेशन पे। हमने दो तीन एप्लीकेशन देख लिया है पहले यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड वाला, हाँ इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। हमने एप्लीकेशन वाले पार्ट में कुछ देख लेता हूँ, लिख देता हूं मैं। हाँ पहले अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्ड। पहला हमने देख लिया क्या, मैलिक एसिड K1 is greater than फ्यूमेरिक एसिड K2 K1। ठीक है, क्या मैलिक एसिड का K1 जो होगा वो फ्यूमेरिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है, क्यों, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, क्या सेकेंड, और इसी में क्या K1 of malic is greater than K1 of fumaric and K2 of malic is less than K2 of fumaric। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन कैरोस एसिड क्या K1 is greater than K2। ठीक है, रीजन इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन एसीटोन इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल देन कीटो इन, ये सब हमने देख लिया है एसीटो एसिटिक एस्टर। रीजन इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ और एप्लीकेशन के ऊपर भी आते हैं, कुछ और एप्लीकेशन इसका जैसे देखते हैं क्या, जो अपना डीएनए होता है, फोर्थ एप्लीकेशन, ये अपन मान लीजिए ये अपना डीएनए है, कुछ इस टाइप से बना होता है, ये डीएनए है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए में क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या कौन कौन से ATCG। ठीक है, क्या ये है क्या AD9, ये क्या है AD9 थायमीन, ये क्या है साइटोसिन, और ये क्या है ग्वानिन। ये चार न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए के अंदर में होते हैं, ये कुछ आपस में इसके अंदर जो अटैच रहते हैं, यहाँ पर ए जो होता है वो टी के साथ अटैच रहता है, किसके साथ डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और सी जो होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर ए टी और सी और जी, इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है अगला एप्लीकेशन अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्या ये डीएनए जो होता है उसके अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में किससे जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू रहते हैं। अगर इफ H बॉन्ड गेट्स वीकर, अगर H बॉन्ड क्या हो जाए
वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो ये हेलिक्स क्या हो जाएगा, कुछ ओपन, ये डीएनए हेलिक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से अलग से ओपन हो गया, ये ओपन हो गया अलग से, दोनों हेलिक्स ओपन हो गया अलग अलग। ठीक है क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस आपने सुना होगा, ये डीएनए क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू टूट गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब उसका वीक हो गया तो क्या हो गया, ये हेलिक्स ओपन हो गया, तो ऐसा हो गया। तो अब ये क्या करेगा, अब सेल को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए का होना जरूरी है। तो इस कारण से क्या हो गया, अब ये डीएनए क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, खुद को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस का जाता है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस कारण से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो क्या सेल का एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा क्या, ये क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूट गई, इफ एच बॉन्ड गेट्स वीकर, वीकर, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर, देयरफॉर एक्सेस ग्रोथ ऑफ, एक्सेस ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ सेल, सेल हैपेंस। सेल का क्या हो जाएगा, एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा, और सेल का एक्सेस ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल हैपेंस, इससे क्या हो जाएगा, इससे फिर क्या हो जाता है अपने पास, कैंसर, क्या हो जाता है, कैंसर। तो ये एक एप्लीकेशन है इसका, क्या, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गया तो आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं डीएनए में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गया है, तो इस कारण से क्या हो गया, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो सेल का एक्सेस ग्रोथ हो गया, सेल का एक्सेस ग्रोथ हो गया तो फिर क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो इसीलिए मार्केट में एक ड्रग आई थी, अगर मतलब आपको थोड़ा सा पता होगा, या फिर अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हो तो थोड़ा आपको आइडिया होगा, मार्केट में एक ड्रग आई, या फिर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको पढ़ा होगा, क्या, एक ड्रग आई थी क्या, पीटी सीएल, सीएल NH3, NH3, इस ड्रग का नाम है, ये बहुत फेमस ड्रग है, सबसे ओल्ड ड्रग में से एक है ये कैंसर के लिए, सिस्प्लेटिन। क्या नाम है इसका, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन। ये क्या करता है, ये सिस्प्लेटिन कैसे वर्क करता है, इसका जो ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच का लेंथ है, ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच का लेंथ है, हाँ, ये ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच का जो लेंथ होता है, ये जस्ट किसके इक्वल होता है, इस लेंथ के इक्वल होता है, किस लेंथ के इक्वल होता है, इस लेंथ के इक्वल होता है, इस लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आकर क्या होगा, क्लोरीन और क्लोरीन क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, तो जिससे क्लोरीन और क्लोरीन बाइंड होगा, जिससे क्या होगा, डीएनए ओपन ही नहीं होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया आपके पास, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्या, अपने डीएनए में। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या हो सकता है, और एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा है क्या, और एप्लीकेशन नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या, वुडन स्टिक is used to eat ice creams। वुडन स्टिक का हम लोग, अगर जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो किसका यूज करते हैं, वुडन स्टिक का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, आइसक्रीम के साथ वो वुड जो होता है क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग होने लगता है। लेकिन अगर मेटल का स्टिक ले लेंगे ना, तो वो तुरंत आइसक्रीम पिघल करके क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है अपने पास,
सैंड आर्ट, सैंड आर्ट। अपन देखते हैं समुद्र के किनारे जो है ना सैंड आर्ट वगैरह ज्यादा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो होता है सैंड, सिलिका, SiO2, हाँ, और जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ज्यादा अच्छे से आर्ट हो पाता है, ज्यादा अच्छे से आर्ट हो पाता है। लेकिन नॉर्मल जगह आप अगर सैंड से आर्ट बनाएंगे तो वो जल्दी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सिलिका विद H2O यहाँ पर क्या बनेगा, SiO2 विद H2O, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग होती है इस कारण से। ठीक है क्या? हाँ। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या, आइस क्यूब को हम, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जब आइस कम्स क्लोजर, जब आइस क्यूब को हम क्या करते हैं, पास लाते हैं, हाँ, दे विल स्टिक विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है। क्या होने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, और भी कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, जैसे क्या कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों भाई? क्योंकि, या फिर D2O सॉलिड फ्लोट्स ऑन D2O लिक्विड, या फिर D2O सिंक्स इन H2O लिक्विड। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ पर नेक्स्ट हमने लिख लिया क्या, एक क्वेश्चन लिख लिया, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, या फिर ये पहला क्वेश्चन, रीजन दोनों का सबका सेम ही होगा क्या, D2O, D2O सॉलिड फ्लोट्स ऑन, फ्लोट्स ऑन D2O, D2O लिक्विड, या फिर D2O सॉलिड sinks in H2O, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, H बॉन्डिंग। आंसर क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग। ठीक है, और भी कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सपोज करो क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O इज ग्रेटर देन H2O, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O इज ग्रेटर देन H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, boiling point of D2O is greater is greater than H2O, H2O greater than H2O liquid, H2O liquid। तो इसका रीजन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, तो बिकॉज D D D की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, कम होती है। D बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, D D जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड, H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म करता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये H2O है, OH H डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर से फिर से हमने क्या कर लिया, OH H ऐसे बना लिया। ये H2O है, और D2O में क्या होगा, O D D, ये ज्यादा बड़ा डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या है, कम है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया O D D, ज्यादा बड़ा डेल्टा पॉजिटिव तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आया क्या, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया हमने स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड, इसलिए क्या हो गया, हायर BP, इसलिए क्या हो गया, हायर BP। ठीक है क्या? अब कुछ और, क्यों भाई D2O का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आ रहा था वहां पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्या, इथाइल अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ईथर। एक क्वेश्चन है क्या, इथाइल अल्कोहल
इथाइल एल्कोहल, फॉर्मूला क्या है, C2H5OH is more soluble in water than ether। क्यों भाई? तो अगर हम देखें अच्छे से तो क्या होगा कि एल्कोहल जो होगा वो H बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। यहां पे लिख लिया हमने क्या, एल्कोहल फॉर्म मोर H बॉन्ड with water than ether। तो इसीलिए क्या हो गया, मोर सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए मोर सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, स्ट्रक्चर बना देता हूँ क्या, OH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH ऐसा बन रहा है। लेकिन अगर आप ईथर बनाएंगे, ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, वाटर है, और ईथर बनाएंगे तो ईथर के साथ तो ऐसा कोई केस ही नहीं है। ये क्या है, ईथर है, तो यहाँ पर क्या है, नो एच बॉन्डिंग, ठीक है क्या। तो इसलिए क्या हो गया, ये इसमें एच बॉन्डिंग है, ठीक है क्या, तो मोर सॉल्युबल, तो इस कारण से हो गया। ठीक है, तो इतना मतलब सफिशिएंट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। एक दो चीज और भी अपन लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, क्या, इथाइन गैस इज मोस्ट सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है, इथाइन गैस इज मोस्ट सॉल्युबल, कैसे बनाएंगे इसको, सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following। इसका आंसर क्या, ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला H2O, दूसरा C2H5OH, ठीक है, तीसरा CH3CO, और चौथा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो रही होगी, क्या, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो रही होगी तो उसमें वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्या, उसमें वो क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इथाइन बनाते हैं, पहले एक बार क्या करते हैं, इथाइन बनाते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, CH∼CH, ठीक है, sp एब्रेशन क्या है, sp एब्रेशन है इसका, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार हम H2 और C2H5 को हटा करके एक बार सीधे ईथर के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं, ईथर के साथ देखते हैं क्या हो रहा है, ईथर के साथ, सॉरी कीटोन के साथ देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये कीटोन बना लिया है, CH3 डबल बॉन्ड और CH3। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है क्या, यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो OH है और यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है, C है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका रीजन, इथाइन मॉलिक्यूल इज unable to break the
break the strong H bonding in between H2O and C2H2O molecules, H2O molecules and C2H5OH molecules. इन दोनों में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. इन दोनों में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. Thus it is not soluble in both water and ethyl alcohol. Thus it is not soluble in both water and C2H5OH. ये क्या है? दो क्वेश्चन में अलग अलग बातें हो गई. क्या पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? ज्यादा सॉल्युबल हो रहा था, एच बॉन्डिंग हो रहा था तो, और इस वाले क्वेश्चन में एच बॉन्डिंग बन रहा है तो कम सॉल्युबल हो रहा है. क्यों? ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ऊपर. ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ऊपर. क्या ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है नॉन पोलर. ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर. समझ में आया क्या? लेकिन इसके वाले पहले वाले केस में क्या था? मॉलिक्यूल पोलर था. आपने सुना था लाइक डिजॉल्व लाइक. पोलर में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होता है. तो ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व होगा. इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाकर के ये डिजॉल्व होगा. लेकिन पोलर वाले केस में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का जरूरत नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड खुद पोलर होने के कारण से होता था. क्या तो इस कारण से क्या हो गया? ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट लैंग्वेज है. क्या इस वाले क्वेश्चन में एल्कोहल ज्यादा एच बॉन्ड फॉर्म करे इसलिए सॉल्युबल है. क्यों? क्योंकि एल्कोहल जो है वो क्या है? पोलर है. और वाटर भी क्या है? पोलर है. इसलिए ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल हो गया. वहां पे एच बॉन्ड ब्रेक करने का जरूरत नहीं है. लेकिन इस केस में हम क्या देखते हैं कि इस केस में आपको एच बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा. एच बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा. इस कारण से क्यों? क्योंकि एक नॉन पोलर है और एक क्या है? पोलर है. इथाइन क्या है? नॉन पोलर. और H2O क्या है? पोलर है. H2O क्या है? पोलर. तो हम यहां पर लिख देते हैं इथाइन C2H2 क्या था? नॉन पोलर. ठीक है. और H2O क्या था? पोलर. तो यहां पे H बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. या फिर C2H5OH भी क्या था? पोलर. और ये भी क्या है? पोलर. तो इस कारण से अगर दो अलग अलग नेचर वाले मॉलिक्यूल है तो वहां पे एच बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. और सेम नेचर वाले मॉलिक्यूल है तो वहां पे एच बॉन्ड ब्रेक करने का जरूरत नहीं है. वहां पे ही देखेंगे जहां पे ज्यादा एच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां पे. ऐसा. तो ये था इतना आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए था. तो आपने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा है एक बार मैं समराइज कर देता हूं. जो आपने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 में पढ़ा है. सबसे पहले लेक्चर 1 में आपने पढ़ा क्या कि आप स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे निकालेंगे. तो आप सबसे पहले ए आइटम को चेक करेंगे. ए की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी तो वो हाइड्रोजन ज्यादा फॉर्म करेगा. और बी वाला आइटम जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन फॉर्म करेगा. एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है मॉलिक्यूल. और स्ट्रेंथ मतलब क्या कि उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है. तो क्या होगा? एक्सटेंट और स्ट्रेंथ. ठीक है. दूसरे में हमने पढ़ा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने आपको बताया इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर में मैंने बताया क्या? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के कम से कम मॉलिक्यूल का नंबर 2 होना चाहिए, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो. तो उसे क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर. और उससे ज्यादा भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रह सकते हैं. और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर में विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो जाए? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए. इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो जाए? विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए. विद इन द मॉलिक्यूल अगर 5 इंट्रामॉलिक्यूलर में 5 मेंबर 6 मेंबर या फिर 7 मेंबर रिंग फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर. ठीक है. ऑल्सो चिलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं. फिर हमने कुछ एग्जांपल देखा था इंटरमॉलिक्यूलर के एग्जांपल, जैसे पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया या फिर और भी बहुत सारे H2O का स्ट्रक्चर देखा, CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर देखा, बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखे. वहां पे डायमर वाला केस भी देखा कि क्यों डायमर फॉर्म करता है. KHCO3 डायमर फॉर्म करता है, NaHCO3 नहीं फॉर्म करता. CH3COH कैसे डायमर फॉर्म करके कैसे मॉलिक्यूल बनाता है, स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू.
उसके बाद फिर लास्ट में हमने देखा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का क्या था, स्टीम वोलेटाइल होता था मतलब, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था वो वीक होता था इंटर के रेस्पेक्ट में, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का लेस होता था, किससे, पैरा नाइट्रोफिनॉल से। जो पैरा में इंटरमोलिकुलर होता था और ऑर्थो में क्या होता था, इंट्रामोलिकुलर होता था। ये सब हमने देखा। फिर पैरा का हमने क्या देखा, इंट्रा के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद फिर उसको डील किया, और लास्ट में हमने क्या देखा, एग्जांपल्स का एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने देखा मैलिक एसिड का Ka1 ज्यादा होगा फ्यूमेरिक एसिड से, ठीक है। आइस फ्लोट करेगा वाटर पे, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा होगी, और उसके बाद फिर क्यों, क्योंकि इसका केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता था उसके, और थर्मल एनर्जी और डेंसिटी कम हो जाती थी, फिर डेंसिटी उसके बाद फिर 4 पे मैक्सिमम हो जाती थी, और उसके बाद फिर कम होने लगती थी, क्यों, क्योंकि थर्मल मोशन होने लगता था, तो वॉल्यूम बढ़ जाता था, डेंसिटी फिर से कम होने लगती थी। तो ये हो गया। हाँ, और एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड किए रहते हैं सॉलिड फेज में, ये सब हमने पढ़ा है। और उसके बाद फिर लास्ट में हमने क्या देखा, एप्लीकेशन में हमने डीएनए वाला एप्लीकेशन देखा। दो आइस क्यूब को पास लाते हैं तो क्या होता है, आइस क्यूब स्टिक हो जाते हैं। आइसक्रीम जब हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, वुडन स्टिक के साथ खाते हैं, ना कि मेटल स्टिक के साथ खाते हैं। सैंड आर्ट करते हैं तो समुद्र के किनारे करते हैं, क्योंकि वहां पे सिलिका के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म। ये सब हमने देखा, और फिर कुछ एक दो और मिसलेनियस क्वेश्चन देखे। तो इतना सफिशिएंट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। आप उन चारों लेक्चर को देखिए, और उसका कोई भी बुक सॉल्व कीजिए जो जेई के लिए, एडवांस के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए, केवीपीवाई के लिए होती है। और उसके बाद फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो हमें बताएं, हम उस पर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।